आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली PHP. Now PHP is basically considered as something called client server based system और server side programming language. ठीक है, PHP को हम typically कहते हैं कि it's a server side programming language. ठीक है, what do we mean by server side programming language? इससे पहले जो हमने अभी तक काम किया था वो क्लाइंट साइड पे था. ठीक है, इससे पहले जो अभी तक हमने काम किया था भाईजान वो था भाई क्लाइंट साइड. क्लाइंट साइड का मतलब ये हुआ कि आपने कोड लिखा HTML CSS या जावास्क्रिप्ट, वो कोड आपने सर्वर पे रखा था. जैसे यूज़र ने ब्राउज़र को उस एड्रेस को हिट किया तो वो पूरा का पूरा कोड ब्राउज़र के पास डाउनलोड हुआ. ब्राउज़र ने लाइन बाय लाइन कोड पढ़ा, उसको एग्जीक्यूट किया और उसी वक्त आउटपुट जनरेट करके यूज़र के सामने दिखा दिया. ये कहलाता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फंक्शन. इसीलिए हम उसको क्लाइंट साइड कहते हैं कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, मैंने वो प्रोजेक्ट उठा के हमारे पास रख दिया. ठीक है, वो प्रोजेक्ट उठा के हमने रख दिया हमारे सर्वर के ऊपर. जब यूज़र ने उस URL को हिट किया तो उस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड क्लाइंट के पीसी के पास आया. जितने भी क्लाइंट्स होंगे हर क्लाइंट के पास, हर यूज़र के पास अपना सोर्स कोड की कॉपी अलग अलग आ जाती है. 1 हो 1 करोड़ हो, सबके पास सोर्स कोड सेल्फ आ जाता है. ठीक, इसको क्लाइंट साइड कहते हैं. मीन्स द कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट्स पीसी. कि क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर जो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, कोड डायरेक्टली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो, तो वो क्लाइंट साइड कहलाता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, क्लाइंट साइड है. कोड नहीं है लेकिन एग्जीक्यूटेबल मेरे पास है, जो मैं चला रहा हूँ दूसरे के पास नहीं चलेगा. बात समझ आई? इसको हम क्लाइंट साइड कह सकते हैं कि यार ये मेरे ऊपर चल रहा है, मेरा सिस्टम है. सोर्स कोड नहीं है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में. PHP की जब हम बात करते हैं या सर्वर साइड लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो ये वो कोड है जो क्लाइंट के पास नहीं आता, ये सर्वर पे पड़ा होता है. क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में फर्क ये कि सर्वर साइड का कोड आपके सर्वर पे पड़ा है, क्लाइंट उसको एक्सेस करता है. वो सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट की बिना पर डिसीजन करता है कि मैंने उसको क्या दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल जब हम गूगल पे जाते हैं तो google.com लिखा, गूगल का पेज आ गया. ठीक, फिर उस पर मैं सर्च करता हूँ नोट्स ऑन PHP. ठीक, मैंने सर्च किया नोट्स ऑन PHP. तो जब आपने अब क्लाइंट के पीसी के पास गूगल का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, सर्च बार आ गई, हमने कहा ठीक है, फिलहाल इसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं. मैंने वहाँ पे लिखा नोट्स ऑन PHP, लिख के सर्च मारा. अब हमें पता है कि जब हम सर्च करते हैं तो ये जो रिक्वेस्ट है या ये जो लफ्ज़ था, ये एज अ रिक्वेस्ट, गुजारिश के तौर पे वहाँ से गूगल उठाएगा, इंटरनेट के थ्रू सर्वर पर भेजेगा. सर्वर के पास भी एक सिस्टम होगा जो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करेगा कि मेरे भाई ने मुझसे क्या तलब किया. उसने कहा नोट्स ऑन PHP. फिर अब वो डिसीजन मेक करेगा कि मुझे उसको क्या दिखाना है. तो वो नोट्स ऑन PHP को अपने सर्वर पे सर्च करेगा, डेटाबेस में से सर्च करेगा, जहाँ जहाँ उसको पेजेस मिले उनके लिंक्स, उनकी इन्फॉर्मेशन उठा के ले आएगा. फिर वो इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़र को किस तरीके से दिखानी है वो फॉर्म करेगा, उसको तरतीब देगा, उसको HTML में रखेगा और फिर एज अ रिस्पॉन्स के सूरत में वो वापस मेरे क्लाइंट को भेज देगा. तो इस चीज़ को हम कहते हैं सर्वर साइड. PHP का काम ये कि जो रिक्वेस्ट यूज़र ने भेजी उसको रिसीव करो, प्रोसेस करो, डेटाबेस में से जाओ, डेटा लाओ, फाइनल जवाब रेडी करो और जवाब वापस भेज दो. खुद सर्वर पे बैठा है, खुद नहीं जाएगा, जवाब भेज देगा. इसीलिए इसको सर्वर साइड कहते हैं क्योंकि उसका काम सर्वर पे रहकर है, क्लाइंट के पास नहीं है. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड अस द फंक्शनैलिटी टू मेक अ डिसीजन व्हाट इज टू बी शोन टू द यूजर. बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट वी जनरेट अ रिस्पॉन्स. कि यूज़र जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसकी बेस पर मैंने फैसला करना है कि यूज़र को मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं. वो मैं HTML CSS का सहारा लेते हुए कैसे दिखाने वाली बात में HTML CSS का सहारा लूँगा, उसको CSS में उठा के वापस भेज दूँगा. तो रिस्पॉन्स एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट के पास भेजता है. PHP सर्वर साइड पे होती है, रिक्वेस्ट हमारे पास आती है HTTP हेडर के थ्रू. ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स आपने पैकेट्स वगैरह पढ़े होंगे डेटा का,
वहाँ से रिक्वेस्ट आती है, सर्वर वो रिक्वेस्ट रीड करता है, PHP रिक्वेस्ट रीड करता है। कैसे करता है अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। वो रिक्वेस्ट रीड की, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, उसको प्रोसेस किया, सर डेटाबेस में गए, जो भी काम करना सर्वर करेगा, फिर रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को भेजेगा। रिस्पॉन्स भी हमारे पास वापस HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में जाता है। तो क्लाइंट के पास इवेंचुअली HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही जाएगी, PHP नहीं जाती। जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो आउटपुट मुझे यूजर को देना है, जो HTML का जो पेज हमारे पास डिस्प्ले होता है सर्च करने के बाद, वो एक्चुअली HTML का पेज है, CSS का पेज है। लेकिन ये पेज कैसे जनरेट हो, किस तरीके से आउटपुट आए, ये फैसला करता है PHP सर्वर पर बैठ के। जब आप फेसबुक ओपन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक फेसबुक खोल लिया मैंने, मेरी वॉल आ गई, मेरी वॉल जो आउटपुट जनरेट कर रही है वो कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। तो सर्वर फैसला कर रहा है कि ज़ीशान भाई के जितने भी फॉलोअर्स हैं या ज़ीशान भाई जिन जिनको फॉलो कर रहा है उनकी लेटेस्ट पोस्ट कौन सी है, वो पोस्ट उठाएगा और उस पोस्ट को मैं किस तरीके से कार्ड फॉर्म में डिज़ाइन करके उसके PC पे भेजूँ। तो वो डिज़ाइनिंग, एलिमेंटिंग सारा सर्वर पे हो रहा होता है। इसीलिए फेसबुक अपने सर्वर पे बैठ के चेंजेस करता है, बिलियंस ऑफ यूजर्स का सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक, वजह ये कि वो आउटपुट सर्वर से आ रहा है। तो वो पीछे सर्वर बैठ के डिसाइड करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, कि मुझे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, फिर उसको HTML CSS में डाल के वापस यूज़र को भेज देते हैं। तो हमारे पास फेसबुक आ रहा है, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो ऑटो रिफ्रेश होता जा रहा है, आउटपुट डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड है, सिस्टम फीड होता जा रहा है। कैसे आउटपुट दिखाना है वो HTML CSS से उसने ऑलरेडी बताया। इस चीज़ को हम सिंपली कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सादा जबान में ये हमारा हुआ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिसीव की, उसके नतीजे में आउटपुट बनाया कि इसको मुझे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। वो आउटपुट HTML जावास्क्रिप्ट CSS की सूरत में उसको एज ए रिस्पॉन्स बना के वापस भेजा। रिक्वेस्ट आई, प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स किया। रिक्वेस्ट आई क्लाइंट से, सर्वर ने रिसीव की, रिस्पॉन्स सर्वर ने जनरेट करके वहाँ पे भेजी। इस चीज़ को सिंपल जबान में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का काम एक्चुअली सर्वर पर रहता है, चाहे PHP हुई, चाहे ASP.NET हुई, चाहे आपकी Node.js हुई। इनका काम होता है कि सर्वर पर रहते हैं, क्लाइंट के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होते। ये सर्वर पर रह के रिक्वेस्ट की बिना पर फैसला करते हैं कि मुझे यूज़र को क्या दिखाना है। हमारा काम PHP को थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। मैं इसकी थ्योरेटिकल और लंबी चौड़ी राम कहानी में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा सीधा इसको किया बंद, ठीक है। और हम आ जाते हैं हमारे पास, मैंने एक सॉफ्टवेयर खोला हुआ है क्या कहते हैं इसको, यार इसमें एक्चुअली जूम नहीं होता, लेट मी ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट खोल लेते हैं, मैं इसमें एक्चुअली जूम सही से कर पाऊंगा ताकि मैं आराम से करूँ। फाइल में गए, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दी भाई, न्यू फाइल बन गई। अब आ जाते हैं डायरेक्टली कि यार PHP है कि हम कैसे उस पर काम करते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ों पे मैं बाद में जाता हूँ। मैंने एक पेज बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा $PHP और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। आई थिंक ये वाली चीज़, ये रहा PHP का कोड, ठीक। जैसे HTML का टैग स्टार्ट करो, टैग क्लोज करो। CSS क्लास बनाते हैं, HTML के साथ काम करती है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग लगा के हम काम करते हैं। PHP में काम करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, टैग स्टार्ट किया, $PHP, बस, और जहाँ पे क्लोजिंग होगी PHP। अब जितना भी PHP का कोड है वो इन दो लाइनों के दरमियान में आएगा, ठीक। हमने कहा अच्छी बात है। अब आ जाते हैं वापस, यहाँ पे मैंने लिखा HTML, मैंने कह दिया \HTML, इसको सेव करा देते हैं, बल्कि इसको सेव बाद में कराते हैं, ठीक। मैंने हेड लिखा, मैंने कह दिया \head, हमने लिख दिया भाईजान आ जाओ भाई बॉडी लिख देते हैं, तो बॉडी बना दी, उप्स, ठीक। पहले बॉडी ओपन रखी टैग, फिर बॉडी की हमने टैग की किया। ये रहा स्टैंडर्ड HTML का। मैंने कहा ठीक, ये तो स्टैंडर्ड HTML। अब PHP कहाँ गई, हमने कहा अब इस HTML के अंदर हम PHP लिखते हैं। अब हम इस HTML के अंदर PHP कहाँ लिख सकते हैं, तो जब पहले मैंने लाइन लिखी थी, मैंने कह दिया $PHP क्लोज, इको दिस इज PHP, ये PHP का कोड आ गया, ठीक। ये हमारे पास स्टार्टिंग में PHP का कोड है।
PHP का कोड लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, क्वेश्चन मार्क PHP इको दिस इज PHP, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन मार्क क्लोज किया, ये PHP का कोड आ गया। मैंने HTML से पहले लिख दिया, तो मैंने कहा सब्र करो, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे कहीं और भी लिखना है, तो मैं हेड के अंदर भी लिख सकता हूँ, मैं HTML से पहले भी लिख सकता हूँ, मैं बॉडी के अंदर भी आके लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ भी आके लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। ठीक, इसके सेंटर पे रहते हुए मैंने लिख दिया इको क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज अटेंडेंस, और इसके सेंटर में हमने लिख दिया H1 हेलो PHP \H1। ये रहा PHP। अब PHP भी इनफैक्ट HTML CSS की तरह से एम्बेड होकर HTML के साथ लिखी जाती है। PHP भी HTML CSS के साथ मिलकर उसके कोड के अंदर एम्बेड होकर लिखी जाती है। आप PHP का टैग जो है वो एक दफ़ा यूज़ करो, 100 दफ़ा यूज़ करो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे Ctrl+C किया, फिर मैंने अलग कर दिया, दोबारा से लिख दिया, कोई मसला नहीं। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ H3, दिस इज़ सेकेंड हेडिंग, ये हमारे पास सेकेंड हेडिंग आ गई, इसको मैंने H3 कर दिया। मैं चाहूँ तो इसके अंदर 10 स्टेटमेंट लिखूँ, 12 लिखूँ, मैं चाहे इसको डुप्लीकेट करके मल्टीपल टाइम लिखूँ, हेड के अंदर लिखूँ, हेड से बाहर लिखूँ, टोटली HTML से बाहर लिखूँ। यू कैन राइट PHP एनीवेयर यू वांट। इस हद तक कि हम PHP को फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गई, हमने कहा ठीक, हमने लिखा बटन, ठीक है, बटन नहीं बल्कि यूँ बना लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट \unordered list, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं लिस्ट आइटम \list item। तो ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट जो है मेरी वो डेटाबेस में से रीड होकर है। ठीक, अब मैं लिस्ट बनाई, पर लिस्ट के आइटम जो है वो डेटाबेस में से रीड होकर है, तो यहाँ मैं PHP का कोड लिख दूंगा जो डेटाबेस में से रीड करके लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया यही क्वेश्चन मार्क PHP ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क PHP, और इसके दरमियान में मैं कोड डाल दूंगा फॉर एग्जांपल रीड फ्रॉम डेटाबेस, फंक्शन बना के कॉल करा दिया। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया रीड फ्रॉम डेटाबेस, और मैंने वो PHP का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। और PHP का ये फंक्शन कहाँ बनाया मैंने, मैं चाहे तो शुरू में बनाऊँ, एंड में बनाऊँ, हेड के अंदर बनाऊँ, मेरी मर्जी। तो मैंने फॉर एग्जांपल इधर बना दिया, ये आ गया फंक्शन, और इस पर आ जाएगा SQL कनेक्ट और SQL क्यूरी। मैं इसको बाद में फिल करूंगा, फिलहाल डोंट वरी अबाउट दैट, वगैरह वगैरह। अब हमने क्या किया, माइनस थोड़ा सा एक PHP का कोड लिखा, उसमें इको दिस इज PHP, उसमें हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बनाया ऊपर वाले PHP टैग में, इसको कॉल किया मैंने नीचे बॉडी के अंदर आके कहीं पे रीड फ्रॉम PHP। ठीक, और ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर जो आइटम आना चाहिए एक्चुअली उस आइटम की जगह पे PHP का कोड डाल। लेट मी सेव इट। अब क्योंकि मैं इसको जब सेव करने जाऊंगा तो मैं वापस अपने फोल्डर में आ गया। यहाँ पे रिमेंबर हमने एक फोल्डर अपना बनाया हुआ था न्यू फोल्डर करके, राइट, ये न्यू फोल्डर, इसके अंदर मॉर्निंग, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ PHP। ठीक है, फिलहाल मैं टेम्पररी यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं जब इसको सेव कराने जाऊँगा तो मैंने इसको नाम दे दिया test.php। जैसे HTML CSS, तो .css अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने इस फाइल के अंदर PHP का कोड लिखा है HTML के साथ, भले CSS हो भले जावास्क्रिप्ट हो, लेकिन क्योंकि अब मैंने इसमें PHP का टैग डाल दिया तो नाउ इट इज़ एसेंशियल एंड कंपलसरी के भाईजान आप इसको जो है वो .php करके सेव करो, क्योंकि PHP का कोड जो होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा आपका सर्वर, और उसके लिए लाजमी है कि उस पर .php लगा हुआ, वरना सर्वर को लगेगा ये HTML फाइल है। ठीक, तो मैंने फिलहाल टेम्पररी तौर पे इसको यहाँ पे सेव किया। मैं भी इसके सेकंड हिस्से में आता हूँ एग्जीक्यूट करने पे। फिलहाल मैंने PHP क्लास का एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया test.php करके मैंने फाइल को कर दिया भाईजान सेव। हमने कह दिया सेव हो गई भाई, .php करके सेव किया, रन टाइम नॉट फाउंड, ठीक है भाई, फिलहाल नहीं फाउंड किया, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास PHP का कोड आ गया।
ठीक, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली एक PHP का टैग बनाया। बताने का मकसद ये कि भाई PHP का कोड लिखने के लिए आपको PHP का टैग चाहिए। ये टैग, पहली चीज़ PHP का टैग, ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क PHP, ये टैग स्टार्ट और क्लोजिंग हुआ, PHP का कोड आ गया। ये टैग आप कहीं पर भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, यू कैन राइट दिस टैग एनीवेयर यू वांट, बिफोर HTML, आफ्टर HTML, in head, in body, 1 time, 2 time, 3 time, even within the components text, कि जहाँ पे लिस्ट आइटम का डेटा आना चाहिए, टेबल आइटम का डेटा आना चाहिए या ड्रॉप डाउन का डेटा आना चाहिए, मैं वहाँ पे PHP का फंक्शन कॉल करा के लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस कोड को रिप्रेजेंट है। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जाएं, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया इको। इको मीन्स प्रिंट आउटपुट, इको करो ब्राउजर के ऊपर, तो ये ब्राउजर के ऊपर आउटपुट जनरेट कर देगा। मैंने सिंपल स्ट्रिंग लिखी तो सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। मैंने स्ट्रिंग के अंदर HTML का टैग लिखा, क्योंकि ये सर्वर है। अब यहाँ पे HTML PHP का काम आता है। ये कोड एग्जीक्यूट होगा सर्वर के ऊपर, सर्वर से उसको आउटपुट, सर्वर से उसका रिस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट के ऊपर जो रिस्पॉन्स जाएगा, अब वो PHP की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्स किस सूरत में जाए। तो हम PHP के थ्रू ही पूरा HTML डिज़ाइन करके भेजते हैं। सर्वर डिज़ाइन करके PHP के थ्रू रिस्पॉन्स भेजता है। क्लाइंट के पास जब रिसीव होगा तो सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड रिसीव होगा। क्लाइंट के ब्राउजर पे पास जब आउटपुट आएगा, उसमें PHP नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उसमें PHP नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ आपका HTML का ये कोड रहेगा। तो जो HTML का कोड होगा वो जनरेट करा देगा। इवन यहाँ पर भी ये जो मैंने यहाँ पे PHP लिखी है, ये फंक्शन जब ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करते वक्त इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन कॉल करेगा। मैंने फंक्शन के अंदर फिलहाल इंस्ट्रक्शन रख दिए कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट करो, क्यूरी चलाओ, डेटाबेस में से डेटा रीड करके ले आओ, वो सारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। ये भी जो जनरेट करेगा, ये सारा HTML फॉर्म में जनरेट करके उसको भेज देगा। ठीक, तो ये तीसरा मेन पॉइंट जो था हमारे पास रिमेंबर करने का, PHP टैग, राइट एनीवेयर, राइट विद इन द टैग्स। चौथा, PHP कोड विल कैरी बिटवीन योर टैग्स। टैग्स से मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, ठीक, मैंने यहाँ पे PHP का वेरिएबल बना दिया एक, TEST टेस्ट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये PHP का वेरिएबल बना। मैं अभी वेरिएबल्स पर आता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हमने var यूज़ किया था या let, दो चीज़ें यूज़ करते हैं। जावा के अंदर इंटीजर, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट कैरेक्टर, डेटा टाइप बतानी पड़ती है। यहाँ पे सिंपल $साइन और वेरिएबल नेम। $साइन बेसिकली PHP के अंदर इस्तेमाल होता है वेरिएबल के लिए। मैंने वेरिएबल बनाया इस वाले टैग के अंदर। इसका जो इस्तेमाल है ना, मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके किया लिस्ट आइटम और फिर क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, इको और $TST टेस्ट। आई थिंक समटाइम्स मैं इसको एक्चुअली इस तरीके से लिख देता हूँ, और क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक, अब हमने क्या किया, अभी मैंने टेस्ट को डिफाइन किया है ऊपर वाले PHP टैग के अंदर। PHP को आखिर में अब यूज़ करने का तरीका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से फिर PHP हमें पावर देती है कि मैंने PHP को वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर वाले PHP के अंदर। इस्तेमाल इसको मैंने किया नीचे 2-3 PHP के टैग्स छोड़ के। यहाँ पे जो PHP आ रहा है मेरे पास, लिस्ट के अंदर जो इको स्टेटमेंट में मैंने टेस्ट के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि PHP जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली PHP का जो कोड है वो हर टैग के साथ इनहेरिट होकर आ रहा है। तो आप फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दिया, कॉल नीचे वाले टैग में किया, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक ही फाइल है, PHP का कोड पढ़ा जाएगा। वेरिएबल ऊपर वाले टैग में डिफाइन कर दिया, इस्तेमाल नीचे डिक्लेयर करके यूज़ किया, कोई मसला नहीं, क्योंकि टैग एक ही है, पेज एक ही है, फाइल एक ही है, PHP का कोड पढ़ा जाएगा। यही वजह है कि फिर PHP हमें पावर देता है, जिसकी वजह से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है, वरना मुझे हर दफ़ा करना पड़ता। मैंने डेटाबेस की कनेक्शन, डेटाबेस को रीड एक दफ़ा ऊपर करा लिया, फिर नीचे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ उसको कॉल करता जाऊँगा और यूज़ करता जाऊँगा। ठीक, तो ये हुआ PHP डिक्लेरेशन, थोड़ा सा उसका यूजेज का स्ट्रक्चर। यहाँ तक बात क्लियर हुई?
ठीक, अब आ जाते हैं इसको एग्जीक्यूट करने पे। हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस थिंग? ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि PHP सबसे पहले क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स PHP हैज़ टू बी ऑन समथिंग कॉल्ड सर्वर। मीन्स PHP को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें भाईजान एक सर्वर चाहिए। इसका मतलब ये कि इस कोड को चलाने के लिए हमें सर्वर चाहिए होगा। जब तक सर्वर नहीं होगा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हमें सर्वर या तो ख़रीदना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा। ख़रीदने से मतलब ये कि अपना पूरा सर्वर 8-10 लाख का, ठीक। रेंट पे लेने का मतलब ये कि हम ऑनलाइन सर्वर होस्टिंग स्पेसेस हैं वहाँ से परचेज करते हैं सर्वर की स्पेस, जो नॉर्मल होस्टिंग वाले काम करते हैं। पर मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं क्यों 4-5 हज़ार रुपये, उसमें वो भी आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, सो फॉर अ लर्निंग पर्पज़ हम लोकल होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लोकल होस्ट का मतलब ये कि यू गो ऑन योर ब्राउज़र्स और यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे XAMPP डाउनलोड। ठीक है जनाब, XAMPP हमारे पास XAMPP एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को सर्वर में तब्दील कर देता है। XAMPP हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब हम इसको इंस्टॉल करके रन करेंगे तो हमारे जो लोकल सिस्टम है उसको वो सर्वर में बदल देता है। अब PHP पे काम करने के लिए यू डू नीड योर PHP SDK। PHP पे काम करने के लिए आपको PHP की SDK चाहिए, MySQL का सिस्टम चाहिए API, आपको सर्वर चाहिए और आपको डेटाबेस का सर्वर चाहिए। ये 4 चीज़ें बेसिकली आपको चाहिए जनरली मैं स्पीकिंग। PHP को चलाने के लिए आपको अगेन PHP चाहिए, उसका SDK जिसे हम कहते हैं, API, SQL, MySQL इसकी API, PHP सर्वर, Apache सर्वर, Tomcat जिसे हम कहते हैं, और डेटाबेस सर्वर। ये चारों चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो ये बड़े टिपिकल और सर का दर्द है। तो आसान तरीका क्या है, हम हज़रत XAMPP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, XAMPP क्या है, ऑल इन वन है। XAMPP के अंदर PHP भी है, MySQL की API भी है, Apache सर्वर भी है, डेटाबेस सर्वर भी है। What this XAMPP does is कि once you download and install it, it will automatically convert your system into a server। और फिर आप लोकली बैठ के अपने पीसी के ऊपर सर्वर वाली फंक्शनैलिटी डेवलप कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो इसीलिए हम XAMPP का इस्तेमाल करते हैं। वंस यू डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, तो यू विल हैव, और इंस्टॉलेशन बड़ी इसकी आराम से सिंपल सी अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनीवेयर यू वांट। बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव में इंस्टॉल होता है, हम लोग इसको अमूमन D ड्राइव के अंदर जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने इसको, मेरे पास जो है ये एक्चुअली D ड्राइव के अंदर XAMPP बना हुआ है। हमने कहा ठीक, जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपसे पाथ पूछता है कि मैं C में करूं, D में करूं, E में करूं। बाय डिफ़ॉल्ट C करता है, मैंने चेंज करके D किया हुआ है। मैंने कहा C में ना करो, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी कर सकते हो। XAMPP जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपके पास 5-6 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे मेन चीज़ हमारे पास XAMPP का कंट्रोल पैनल है। एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, इस कंट्रोल पैनल के ऊपर राइट क्लिक करके इसके आप चले जाएँ प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, ये एक सेटिंग बता रहा हूँ, कभी कभी XAMPP क्रैश हो जाता है या डेटाबेस उसकी क्रैश हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कंपैटिबिलिटी में जाके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं। बिकॉज ये सर्वर है तो इस सर्वर को कुछ सेटिंग्स आपके विंडोज़ के अंदर करनी होती है। ठीक, तो वो अगर विंडोज़ 11 या 10 है, समटाइम्स इसकी सर्विसेज को रोक देते हैं, सर्वर सही नहीं चलता, क्रैश हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। कभी कभी पूरी डेटाबेस ही आपकी क्रैश हो जाती है। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका हमने ये निकाला हुआ है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो तो उसको फुल प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है, तो फुल प्रिविलेज मिल जाता है तो सर्वर आपका इजीली चल रहा होता है। वंस यू डू दैट, नाउ आ गए कंट्रोल पैनल के ऊपर। आपसे अब पूछेगा कि यार इस पर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ नहीं करूँ, यूज़र एक्सेस कंट्रोल में, इसको हमेशा येस करेंगे हम। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया हुआ है। वंस आई डू दैट, मेरे पास कंट्रोल पैनल आ गया। ठीक, यहाँ पे अब अपाची और MySQL मॉड्यूल्स दोनों फिलहाल डिसेबल्ड हैं। मैंने इसको किया स्टार्ट, तो अपाची सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैंने MySQL सर्वर किया स्टार्ट। बाकी फाइलज़िला, मर्क्यूरी या टॉमकैट अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जस्ट लीव दैम ब्लैंक, सब स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वंस आई स्टार्ट दिस, व्हाट वुड हैपन इज़ माय कंप्यूटर
हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सर्वर मशीन। जैसे दुनिया के बाकी सर्वर हैं, मेरा सिस्टम भी सर्वर बन गया। इतना सा काम करना था। ठीक, अब इस सर्वर का इस्तेमाल हम कैसे करें? हमने कह दिया भाईजान ब्राउज़र्स में आ जाओ। ठीक, और मैंने ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र में जाके हमने इधर पे क्लिक किया। यहाँ पे जाके हम लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक, सिंपली एज दैट हम लिखेंगे लोकल होस्ट, प्रेस किया एंटर, तो यू शुड बी एबल टू सी XAMPP, अपाची, MariaDB, PHP, Perl, वेलकम डैशबोर्ड पेज। अगर आपका सर्वर सही से चल रहा है तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट इज बेसिकली योर सर्वर नेम। ठीक है, ये आपका सर्वर का नाम हो गया। सर्वर का नाम, जब आप facebook.com लिखते हो, आप फेसबुक के सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। google.com लिखा, गूगल के सर्वर पे एक्सेस कर रहे हो। daraz.com लिखा तो दराज के सर्वर पे एक्सेस कर रहे हो। दराज एक्चुअली आपके सर्वर का नेम है, डोमेन नेम जिसे हम कहते हैं। तो ये इनफैक्ट मेरे पास जो है मेरा डोमेन नेम हो गया। इस डोमेन नेम के पीछे हमें पता है कि एक आईपी एड्रेस होती है। इन दिस केस 127.0.0.1। ठीक, या तो आप लोकल होस्ट लिखो या मेरे भाई आप लिख दो 127.0.0.1। इसका मतलब हुआ कि हम जो है लोकल होस्ट लोकल सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। जब हम यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे आके लिखा 127.0.0.1। मैंने एंटर प्रेस किया। उम्मीद है तब भी सेम पेज ओपन हो गया। एड्रेस पे अब 127 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने अपने पीसी से सर्वर को एक्सेस किया है। सर्वर मेरा अपना पीसी है, वो अलग बात है। ठीक, अब ये मैंने सर्वर का एड्रेस यूज किया क्योंकि मेरा सर्वर मेरे ही पीसी के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो इसका नेम जो है डोमेन नेम लोकल होस्ट रख दिया हजरत अंग्रेज ने। आईपी एड्रेस जो है 127.0.0.1, ये लोकल आईपी एड्रेस। तो आपके पास भी जहां भी आप जाएंगे लोकल सर्वर में ये दो चीजें मिलेंगी, या लोकल होस्ट लिखो या आईपी एड्रेस लिखो। ये सर्वर मेरा रन हो गया। हाँ, मैं अगर चाहूं तो इस सर्वर से दूसरे पीसी को कनेक्ट करके उसको क्लाइंट बना सकता हूं। वो वहां से रिक्वेस्ट भेजेगा, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी। हम लोकल सर्वर इसी तरह से बनाते हैं। अक्सर सेंटर्स में, ऑफिस में पहले दौर पे मैंने एक मशीन लेके उस पर लोकल सर्वर बनाया, इसकी पब्लिक स्टैटिक आईपी सेट की, बाकी यूजर्स को कहा कि अब मेरे पीसी को एक्सेस करो, वहाँ से एक्सेस करेंगे। जैसे उमूमन हम काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं तो एक पीसी के ऊपर सर्वर बनता है, वो नेटवर्क सेम में होकर आप सर्च करते हो, दूसरे क्लाइंट वो आके उठा के लिए करा है। एक उसको मतलब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता, आपको उसकी आईपी देके एक्सेस करना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर मैटर, वो सिस्टम आप कर सकते हो। सो बहरहाल, बट ये क्योंकि एक ऑर्डिनरी पीसी है, सर्वर मशीन्स नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। तो अगर 4-5 यूजर्स भी इसके ऊपर कनेक्ट होकर ब्राउजिंग शुरू की, वेबसाइट एक्सेस करना शुरू की, ये पीसी आपका हैंग हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि सर्वर नहीं है, मल्टीपल यूजर्स का एक्सेस नहीं है, ये सिंगल 1-on-1 बनने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मेरे कोड के ऊपर। हाउ डू आई एग्जीक्यूट माई कोड? तो ये कोड मैंने लिखा था, इसको अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है PHP माई क्लास के अंदर। सर्वर के ऊपर कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसको सर्वर के ऊपर चलाना पड़ेगा। तो सर्वर के ऊपर चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, Ctrl+Shift+S और सेव एज पे मैंने क्लिक किया। मैं आ जाऊंगा हमारी डी ड्राइव के अंदर, जहां पे मेरा सर्वर इंस्टॉल्ड है। XAMPP के अंदर गए, यहाँ पे एक फोल्डर होगा htdocs करके, htdocs में जाएंगे। अब इस चीज़ का क्या मतलब, देखो daraz.com वेबसाइट हम सबने एक्सेस की हुई है। daraz.com किसी सर्वर पे पड़ी है। मैं अपने पीसी में से daraz लिखता हूँ तो सर्वर को हिट करती है। facebook.com किया, facebook.com किसी सर्वर पे पड़ी है। मैंने अपने पीसी से facebook.com लिखा, उसने फेसबुक के सर्वर को हिट किया। ठीक, जब हिट करता है तो फेसबुक का जो कोड है वो किसी न किसी फोल्डर में, डायरेक्टरी में सर्वर पे पड़ा है, तभी वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। अब मेरा जो कोड है मुझे ये भी अपने सर्वर पे अपलोड करना है। मेरा जो अभी मैंने कोड लिखा, ये मुझे किसी सर्वर अपने जो मैंने अभी बनाया है लोकल होस्ट, इसके ऊपर इसको अपलोड करना है ताकि क्लाइंट उस सर्वर को एक्सेस करके कोड एक्सेस कर सके। तो अपलोड करने के लिए हम लोकल होस्ट के अंदर htdocs के अंदर जाते हैं। htdocs मेरे सर्वर की कॉन्फ़िग में लिखा हुआ है कि ये मेरे सर्वर का पब्लिक एक फोल्डर है जिसको कोई भी हिट करके इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है,
मैंने कहा ठीक। htdocs में आए, मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया php_bsit करके, php_bsit। ठीक, इसके अंदर आए और यहाँ पे आके मैंने फाइल का नाम दे दिया index.php। अब हमने क्या किया, XAMPP में गए, htdocs में गए, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया php_bsit का। फोल्डर इसीलिए बनाया क्योंकि htdocs के अंदर आप जब जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लिकेशन कि आप किसको एक्सेस कर रहे हो। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि आप फोल्डर बना के अलग अलग फाइलें बनाते जाओ ताकि आपके पास प्रोजेक्ट्स मिक्स ना हो, वरना सबकी फाइलें मिक्स हो जाएंगी, कौन सी कहाँ जा रही है पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट करते जाओगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते होगे, तो हर टेस्टिंग के लिए भले अलग अलग फोल्डर बना के रखते हो ताकि चीज़ें अलग रहें। मैंने यहाँ पे php_bsit कर दिया, फाइल का नाम दे दिया index.php। अब इंडेक्स नाम क्यों दिया भाई? ठीक है, जैसे आप google.com लिखते हो तो google.com लिख के आप एंटर मार दिया, खुद ही गूगल का पहला पेज आ जाता है। facebook.com पहला पेज आ गया, daraz.com दराज का पहला पेज आ गया। तो ये सर्वर की सेटिंग्स के अंदर डिफाइंड है कि मेरे फोल्डर के अंदर मेरा जो पहला पेज होगा वो इंडेक्स के नाम से होगा। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि दराज के पास 1000 पेजेस हो, तो पहला पेज जब यूजर daraz.com लिखे तो पहला पेज कौन सा दिखाना है भाई? इंडेक्स वाला। तो जो होम पेज हम कहते हैं वो इंडेक्स वाला होता है, इसीलिए उसका नाम index.php किया, मैंने सेव करा दिया। तो अब मेरे पास मेरा फोल्डर के अंदर जो पाथ था XAMPP, htdocs, php_bsit, ये मेरे फोल्डर का नाम है। htdocs सर्वर के फोल्डर का नाम है, उसके अंदर index.php आ गया। मैंने कहा फर्स्ट क्लास। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो फाइल सेव मैंने की, इन अदर वर्ड्स सर्वर के htdocs फोल्डर के अंदर। एग्जीक्यूट करने के लिए जब हम जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर। ठीक, यहाँ पे आके मैंने लिखा लोकल होस्ट / मेरे जो प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम था bsit, सॉरी php_ क्या था, bsit। बस अब यहाँ पे XAMPP भी नहीं आया, htdocs भी नहीं आया। पहली चीज़, ये सर्वर का पाथ है, मेरा URL है, इसमें XAMPP भी ना आया, htdocs भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि जो भी फाइल आप एक्सेस करोगे वो बजाते खुद htdocs के अंदर पड़ी होगी। तो आपने htdocs का नाम देना है, उसके अंदर वाले फोल्डर का नाम देना है। तो htdocs के अंदर वाले फोल्डर का नाम ये रहा, लेकिन क्योंकि सर्वर पर है तो ये सर्वर का नाम आ गया। लोकल होस्ट सर्वर का नाम, उस सर्वर के अंदर ये मेरा बनाया हुआ फोल्डर है, ये मेरा बनाया हुआ फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम दिया और मैंने इंडेक्स लिखा भी नहीं, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। जी वाह। ठीक, अब पहली चीज तो ये पता चली कि भाई PHP में एरर भी आता है। इससे पहले हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे काम किया, उसमें एक चीज़ हमने बड़ी तंग करती थी और बड़ा फ़ायदा भी देती थी कि एरर कोई नहीं आता, गलत आ गया तब भी आउटपुट ज़रूर आता था। PHP भाई कहता नहीं यार, मैं तो हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी गड़बड़ करोगे मेरे पास जोगी मसला खड़ा हो जाएगा। तो मुझे आपने एरर फ्री करके चलाना है। तो जैसे ही कोड चलने गया, PHP का पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट किया, इसने कहा लाइन 7 पे एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोड में चले जाते हैं। 7वीं लाइन के ऊपर हमने ये कोड दिया हुआ है, फंक्शन आएगा, ठीक है, फंक्शन लफ्ज आ गया, इसको सेव किया, कंट्रोल R किया, ठीक, ओके जी। तो हमारे पास कोड हमारे पास रन हो गया। सिंपली लफ्ज क्या था, मैंने फंक्शन जो बनाया था उसके आगे फंक्शन लिखना। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ाई है कि जावास्क्रिप्ट जब आप काम करोगे तो उसके अंदर भी आपको फंक्शन लिखना लाजमी, ठीक है। जावा के अंदर हम फंक्शन नहीं लिखते। व्हेन वी वर्क विद जावा तो वहाँ पे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। वहाँ पे हम रिटर्न टाइप देते हैं, पब्लिक, उसके मॉडिफायर, वॉइड, फंक्शन का नाम। C++ में भी वॉइड, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम। जावास्क्रिप्ट में लफ्ज फंक्शन आता है, PHP के अंदर भी लफ्ज फंक्शन आता है, ठीक है। तो ये एरर उस चीज़ का था, मैंने फंक्शन लिख दिया उसको। फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नेम, कोड लिखा।
अब हमने आउटपुट चेक किया, दिस इज PHP, तो दिस इज PHP, ये वाला पहला कोड इको हो गया। फिर फंक्शन हुआ टेस्ट इज इक्वल टू 0, हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, ठीक। उसके बाद हेलो PHP, तो नीचे आ गए, तो अब ये देखो हेलो PHP एग्जीक्यूट हुआ, और ये H1 में लिखा था, इस वजह से ये हमारे पास H1 में बोल्ड में। फिर हमने लिखा है इको H3 सेकेंड हेडिंग, तो यहाँ भी हमारे पास इको H3 सेकेंड हेडिंग थर्ड में, ठीक। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, रीड ये वाला मेथड, और अब यहाँ पे एरर दे दिया कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई चीज़ रिटर्न तो करा ही नहीं, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, तो ये इसका एरर आया, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास लिस्ट 0 उसने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट की वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, ठीक। तो ये वाला लिस्ट तो आ गया, इसमें वो कह रहा है कि भाईजान आप कुछ रिटर्न तो कर ही नहीं रहे। आई थिंक और कुछ नहीं, मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करा दूँ, डेटा करा देते हैं, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन डेटा, अच्छा ठीक है, या तो इको करा देता हूँ। ये होना तो चाहिए इसी, नहीं उससे बाहर भी होना चाहिए, तब भी होना चाहिए था। यार ये डेटा तो आ गया, ये कुछ और एरर दे रहा है। अच्छा ठीक, बहरहाल ये हमारे पास PHP का सिंपल आउटपुट आ गया। अब इसमें हमने सॉरी प्लस भी हो रहा, हाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। नाउ यहाँ तक बात थोड़ी समझ में आई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4 चीज़ें, PHP क्रिएट करना, टैग, PHP टैग आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। PHP के अंदर हमने इको स्टेटमेंट यूज़ की आउटपुट जनरेट करने के लिए ब्राउज़र के ऊपर। उसके बाद PHP का कोड आप किसी भी टैग के अंदर दरमियान में लिख सकते हो आउटपुट जनरेट करा लेने के लिए। PHP का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है वो सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें XAMPP सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। XAMPP सर्वर आपका जो है वो आपके PHP के कोड को एज ए सर्वर के तौर पे बिहेव करेगा, आपके PC को सॉरी एज ए सर्वर के तौर पे बिहेव करेगा, ताकि आप PHP का कोड उस पर एग्जीक्यूट कर सको। वंस यू एग्जीक्यूट दैट कोड, नाउ योर आउटपुट इज जनरेटेड ऑन द ब्राउज़र। रिमेंबर ब्राउज़र के ऊपर ये आउटपुट आपका HTML फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक। अगर आप विंडो शिफ्ट I करते हैं, उप्स, ठीक, यहाँ पर आ जाऊँ, इफ़ यू कैन सी दिस, ये कोड अभी भी आपका पूरा HTML में, हालांकि वहाँ से हमने सर्वर पे जनरेट किया PHP फॉर्म में। जब आप इंस्पेक्टर एलिमेंट्स में आके चेक करोगे, आपको दिस इज PHP, हेलो PHP, दिस इज सेकंड हेडिंग, अनऑर्डर्ड लिस्ट में गए, लिस्ट आइटम आपने खोली, मार्कर डेटा और ये मार्कर 0। हालांकि हम देखा जाए कि यार ये तो मैंने PHP के थ्रू जनरेट किया हुआ है, ठीक। ये जो कोड आ रहा है ये PHP के थ्रू जनरेट हुआ, सेम एज दिस वन, ये भी PHP का इको स्टेटमेंट हुई, लेकिन जब ब्राउज़र पे गया तो ये सिंपली टेक्स्ट की सूरत में चला गया। क्यों? क्योंकि PHP सर्वर साइड पर है, जब वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो रिस्पॉन्स को वापस HTML फॉर्म में बना के भेज रहा होता है। यही PHP की ब्यूटी है।
अब रिस्पॉन्स कैसे गया? जब मैं ब्राउज़र पे गया, मैंने यहाँ पर आके एंटर प्रेस किया तो ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, ये वाला पेज मुझे चाहिए। सर्वर ने वो PHP का पेज उठाया, उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें जो भी काम था वो उठाकर आपके पास रिटर्न करके भेज दिया। ठीक, ये PHP का बेसिक फंडा आ गया। PHP को चलाने का बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हम कुछ इस तरीके से PHP के ऊपर काम करते हैं। ठीक है।